It is true that there has been a considerable decline in rural poverty. ये सच है कि जो गांव की गरीबी है उसमें अच्छा खासा एक गिरावट आई है, ये कहना चाह रहे हैं. Now, the sentence is correct as it is. Since the time of action is indefinite, or we can say vague, the tense of the verb should be in present perfect, right? So that's given in the sentence. That's why it's correct, right? So no correction is required. And I can take two examples also. Just wait for a moment. यहाँ पे जो टाइम ऑफ एक्शन है, ठीक है, जो कोई भी टाइम फ्रेम यहाँ पर कुछ बताया गया नहीं, पिछले से अभी में कोई कंपैरिजन नहीं है, तो इनडेफिनेट हम कह सकते हैं. यार एक जनरल बात बताई है, तो यहाँ पे जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट ही होना चाहिए. प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है ये मैंने आपको बताया है टेंसेस के सेशन में. सो हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म बीन यूज हुई है. सो देयर हैज बीन अ कंसिडरेबल डिक्लाइन इन रूरल पॉवर्टी. ओके, इस तरह के आइडिया लेते हुए एक दो एग्जाम्पल्स हम लेते हैं. It is said that there has been a gradual increase in health awareness. जो health awareness में एक धीरे धीरे करके एक इंक्रीज हुआ, मतलब एक बढ़त आई, आप ऐसा कह सकते हैं. Everyone admits that there has never been even a remote chance of commodity prices becoming less. तो ये सेम आइडियाज पे सेंटेंसेस है, तो आप एक दो बारी पढ़िए, आपको आइडिया लग जाएगा. तो जब इनडेफिनेट टाइम की बात हो या जब टाइम का स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं, और उसका स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए, राइट. दे हैव बीन अटेंडिंग क्लासेस सिंस द टर्म बिगेन. ओके, बहुत सिंपल है ये भी. वो जब से टर्म शुरू हुआ तब से वो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ठीक है. तो एक बिगिनिंग पीरियड दिया हुआ है, कोई काम पहले शुरू हुआ और अभी तक भी चल रहा है, तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. तो ये बिल्कुल करेक्ट यूसेज है. और उसके सिवाय जो सिंस का यूज है वो भी सही है. सी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम दो वर्ड यूज करते हैं, या तो फोर या फिर सिंस, ठीक है. फोर जो हम यूज करते हैं वो ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं, और सिंस हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, जब से टर्म जो है वो शुरू हुआ, दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए सिंस का जो यूज है वो भी करेक्ट है. ओके, इसके लिए सिंस के यूज के लिए एक दो एग्जांपल्स और मैं दे देती हूँ आपको. जस्ट कैन स्पीक इट आउट. ओके, मे बी Mr. Sharma and his family, या फिर Sharmas, we can say Sharmas have been living in that old bungalow since 1990, right? जो शर्माज है, मतलब शर्मा की पूरी फैमिली को हम बता रहे हैं. शर्माज है वो इस पुराने बंगले में 1990 से रह रहे हैं, मतलब 1990 में उन्होंने रहना शुरू किया था और अभी भी रह रहे हैं, ठीक है. या फिर मिसेस शर्मा हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस शी वॉज 20. ओके, मिसेस शर्मा कब से इंग्लिश पढ़ा रही, जब से वो 20 साल की थी तब से वो इंग्लिश पढ़ा रही है, ठीक है. सो आई होप यू आर क्लियर. He considers the new assignment as more challenging than much of the other assignments. Okay, so much जनरली हम कब यूज करते हैं, जब अनकाउंटेबल नाउन होता है. ओके, यहाँ पे असाइनमेंट जो है वो काउंटेबल नाउन है, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट यूज जो होगा मोस्ट होगा, ठीक है. देन मोस्ट ऑफ द अदर असाइनमेंट, दैट इज बेटर. ओके, सो इट्स मोस्ट ऑफ द अदर. सी एक असाइनमेंट है जो नया है यहाँ पर, और बहुत सारे पुराने असाइनमेंट्स है, राइट. सो इन ज्यादातर इनमें से जितने भी असाइनमेंट है उनके मुकाबले ये चैलेंजिंग है. मोस्ट ऑफ द अदर असाइनमेंट, सी इज नॉट टेलिंग ऑल अदर असाइनमेंट, बट मोस्ट ऑफ द अदर असाइनमेंट अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें इन दोनों में, तो दिस इज मोर चैलेंजिंग. ओके, so I hope it's clear to you. We can take I just can speak out on one or two examples also. Maybe most of the students are wearing a red t-shirt today. Maybe कोई आज स्पेशल डे है, या कोई भी मे बी कोई इवेंट है स्कूल में. सो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेयरिंग रेड टी शर्ट और रेड शर्ट टुडे. और अगर हम किसी एक को लेकर के चलें, जैसे सपोज मे बी सनी इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट ऑफ हिज क्लासमेट्स. सो हियर सनी इज there,
एंड द क्लासमेट्स आर ओवर हियर, सो इन दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं तो सनी जो है ज्यादातर उसके क्लासमेट्स के मुकाबले होशियार है या मेहनती है, इंटेलिजेंट है, कोई भी जो भी आप जिस पॉइंट पे भी कंपेयर आपको करना है, राइट. सो सनी इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट ऑफ हिज क्लासमेट्स, मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स. ओके, तो जब काउंटेबल नाउन है तो मच की जगह मोस्ट ज्यादा अच्छा रहेगा. क्लियर? Resolutions must be introducing quickly to repeal the outdated laws. Okay. Here जो adverb है quickly, ये actually हेल्पिंग वर्ब के बाद में होनी चाहिए. ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एडवर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब के या फर्स्ट वर्ब जो होती है उसके बाद में यूज होनी चाहिए. तो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ब है दैट इज और जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर दैट इज मस्ट बी, राइट. तो जो क्विकली है वो मस्ट बी के बाद में यूज होना चाहिए. रिजोल्यूशंस मस्ट बी क्विकली. ठीक है, और उसके सिवाय इंट्रोड्यूसिंग की जगह आना चाहिए इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि जो सेंटेंस है वो काय में है, पैसिव वॉइस में है. ठीक है, सो और जो पैसिव वॉइस जब हम करेंगे तो इंट्रोड्यूस का जो पास्ट पार्टिसिपल है दैट इज इंट्रोड्यूस्ड वो हमें यूज करना होगा. ठीक है, तो बेसिकली क्या होना चाहिए, रिजोल्यूशंस मस्ट बी क्विकली इंट्रोड्यूस्ड टू रिपेल द आउटडेटेड लॉस. क्लियर? दो चीजें हैं यहाँ पे, दो गलती हैं. एक तो जो क्विकली है उसकी पोजीशन गलत है, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में आना चाहिए. दूसरा मस्ट बी के बाद जो वर्ब यूज होती है ये क्विकली, चलिए एक एडवर्ब एडिशनल है, लेकिन मस्ट बी के बाद जो भी वर्ब यूज होगी उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो यूज होनी चाहिए. ठीक है, मतलब जो सेंटेंस है उसका टोन है वो पैसिव होना चाहिए. सो पैसिव टोन के लिए पास्ट पार्टिसिपल यूज करने के लिए यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस्ड यूज करना पड़ेगा. रिजोल्यूशंस मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, क्विकली एक एक्स्ट्रा है कि और ज्यादा जल्दी करना है हमें, वो एक अलग बात है, लेकिन मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड, राइट. सो ये दोनों एरर्स जो है आपको ध्यान में रखनी है. सो must be quickly introduced to repel, option C. Further I give you two examples also. Okay, the whispering voices were hardly heard by the children. Passive voice, एडवर्ब की जो पोजीशन आप देख सकते हो हेल्पिंग वर्ब के बाद में है, और वर जैसे यहाँ पर मस्ट भी है वैसे यहाँ पर वर है, और जो इसके बाद वर्ब आ रही है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज आ रही है. Okay, so that's the sentence in passive voice. Traffic rules must be followed by all to lessen accidents. Okay, अभी जो strictly है that is adverb. Adverb कहाँ पर आ रही है, must be के बाद में, that is helping verb के बाद में, और इसकी वजह से must be की वजह से यहाँ पर जो है past participle that is third form of the verb जो है वो use हो रहा है. ओके, तो ये दोनों सेंटेंसेस जो है वो पैसिव वॉइस में है. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर. ये एग्जांपल इस तरह के जो केसेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. मस्ट बी फॉलोड. ओके, स्ट्रिक्टली थोड़ा सा एडिशनल है कि बिल्कुल फॉलो होने ही चाहिए, लेकिन मस्ट बी फॉलोड. सो मस्ट बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्लियर? और जो एडवर्ब है वो कहाँ पोजिशन होनी चाहिए, उसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद में. आई होप यू आर क्लियर. The driver did not accede at the demand of the people as he was aware of the risk involved in it. कहने का मतलब क्या है कि जो ड्राइवर है उसने उन लोगों की बात नहीं मानी, एग्री नहीं किया. उन्होंने कुछ कहा होगा तो उसको एग्री नहीं किया क्योंकि वो जानता था उसमें क्या रिस्क है. सपोज कोई किसी ने कहा होगा स्पीड बढ़ाओ, या किसी ने कुछ और कहा होगा ज्यादा लोगों को बैठा लो, ऐसा कुछ भी, तो ड्राइवर ने उन लोगों की बात नहीं मानी. ओके, अब यहाँ पर क्या है, जो एक्सीड है इसके साथ जो प्रीपोजिशन है वो एट, वो गलत है, राइट. तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज होना चाहिए वो टू यूज होना चाहिए एक्सीड के साथ में. मैंने दो एग्जांपल्स भी यहाँ पर दिए हैं, और हमारे पास एक ही ऑप्शन है जहाँ पर एक्सीड के साथ में प्रीपोजिशन टू यूज हुआ है, दैट इज डिड नॉट एक्सीड टू द डिमांड. ओके, ऑल मेंबर्स मस्ट एक्सीड टू द रूल्स लेड बाय द गवर्निंग कमेटी. जो
सब मेंबर्स को, जो गवर्निंग कमेटी ने जो भी रूल्स सेट किए हैं, रूल्स बनाए हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, उनको मानना चाहिए, उनको एग्री करना चाहिए। ठीक है। नाउ बट डेज स्टूडेंट्स हार्डली एक्सीड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड बिहेवियर। आजकल के जो स्टूडेंट्स है वो अच्छे बिहेवियर, मतलब अच्छी जो चीजें हैं उनको वो अ, लेना ही नहीं चाहते, सीखना ही नहीं चाहते, या उनको मानना ही नहीं चाहते। ठीक है, या नहीं मानते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। सो एक्सीड की प्रिसाइजली यहाँ पर जो मैं बात कहना चाह रही हूँ, एक्सीड के साथ में जो प्रिपोजिशन आता है वो एट की जगह टू यूज होता है। ठीक है। 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने है, ये वाला, ये और ये। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दिस क्वेश्चन, though his actions were severe criticism, he did not lose his temper. Okay. See, in this sentence, the adjective form severe and the abstract noun criticism, both of them are wrong, right? So the words required over here are past participle of the main verb with the adverb of degree, right? So precisely what should be there? Were severely criticized. ठीक है। दो हिज एक्शंस वर सीवियरली क्रिटिसाइज्ड, ही डिड नॉट लूज हिज टेम्पर। उसके जो एक्शंस थे उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन फिर भी उसने अपना जो टेम्पर है वो लूज नहीं किया। ठीक है। तो यहाँ पर जो सीवियर की जगह सीवियरली एंड क्रिटिसिज्म की जगह क्रिटिसाइज्ड होना चाहिए, राइट। सो वी हैव दिस करेक्ट ऑप्शन। And once again, this sentence is in passive voice, though his actions were severely criticized. So this part is in passive voice. So just give 2 more examples in this reference. Though he was heavily injured, right? Here देखिए, here just see heavily, adverb, and injured past participle, that is the third form of the verb. Though he was heavily injured, he tried to help others. Although, जो दोनों जो sentences है मैंने similar tone में लिए हैं, although they were awfully tired, they continued on their way, right? Were awfully, heavily, awfully, severely, so all of them are adverbs. Clear? So these 2 sentences are also there in passive voice. Just read out the 3 sentences. I hope you are clear. Yogic exercises and meditation seems to be of help modern men and women deal effectively with anxiety. Okay. सबसे पहले यहाँ जो सब्जेक्ट है योगिक एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन, ये सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। अब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर एंड यूज हो रहा है, तो एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन दोनों की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी प्लूरल होनी चाहिए, राइट। तो पहली बात तो सीम्स की जगह हमको सीम यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद में जो यहाँ पर हेल्प जो हम यूज कर रहे हैं, हेल्प जो वर्ड यूज करें उसके लिए कोई ना कोई प्रिपोजिशन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रिपोजिशन है हेल्प के लिए वो टू यूज होना चाहिए, तो वो यहाँ पर मिसिंग है। और बाकी सब चीजों की जरूरत नहीं है, जो बी ऑफ है इसकी जरूरत नहीं है। सीम्स टू हेल्प, आई एम सॉरी, सीम टू हेल्प, ये प्लूरल है इसलिए सीम्स की जगह सीम आएगा। तो सीम टू हेल्प मॉडर्न मैन एंड वुमेन डील इफेक्टिवली विद एंग्जाइटी। सो दिस वन इज करेक्ट। ओके, इससे टोन पर हम 2 सेंटेंसेस और लेते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स सीम टू बी रेडी फॉर द पिकनिक। ऐसा लगता है कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पिकनिक के लिए रेडी हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स आ रहा है तो सीम प्लूरल के साथ में जो वर्ब है उसका प्लूरल वर्ब यूज होना चाहिए, और टू बी, राइट। जैसे हमने यहाँ पर टू हेल्प यूज किया वैसे यहाँ पे टू बी, इसी तरह से यहाँ पे टू डू, राइट। तो टू बी, टू डू एंड टू हेल्प। सो ऑल द सेंटेंसेस आर इन सिमिलर टोन। ऑल ही सीम्स टू डू नाउअडेज इज वॉच टेलीविजन। अब यहाँ पे देखिए ही जो सब्जेक्ट जो है वो ही है, इसलिए यहाँ पे सीम की जगह सीम्स लगा, राइट। सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए वर्ब के साथ SES लगा। लेकिन जो ये है डू और यहाँ पर जो बी, दोनों के साथ में हमने टू प्रिपोजिशन जो है वो यूज किया है, राइट। ऑल ही सीम्स टू डू नाउअडेज इज वॉच टेलीविजन। वो खाली आजकल सारा दिन ऐसा लगता है कि वो सब टाइम सिर्फ टीवी देखता रहता है। ओके, सो जस्ट रीड देम आउट।
Despite all the complaints against him, we must admit that his behavior with others has always courteous. Okay. See, यहाँ पे जो हैज यूज किया है उसके साथ में इस पूरे फ्रेज में जो हाईलाइटेड वर्ड्स है वहां पर पास्ट पार्टिसिपल की जरूरत है, राइट. सो पास्ट पार्टिसिपल अगर नहीं है, दैट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर नहीं है, तो जो सेंटेंस है वो हम कह सकते हैं मीनिंगलेस भी है और इनकम्प्लीट भी है. ठीक है, तो यहाँ पर ऑलवेज के बाद में बीन आना चाहिए. हैज ऑलवेज बीन होना चाहिए. हैज ऑलवेज बीन. सो प्रेजेंट टेंस में है इसलिए ये जरूरत नहीं है. और हम सिंगुलर अगेंस्ट हिम इसकी बात कर रहे हैं, विद दैट हिज बिहेवियर. सो हिज बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो हैव गलत है. सो हैज ऑलवेज बीन कर्टियस. ठीक है, सो दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन. कर्टियसली एडवर्ब की जरूरत नहीं है. एंड सो हैज ऑलवेज बीन कर्टियस. उसका जो व्यवहार है हमेशा कर्टियस मतलब नम्रता भरा या एक अच्छा सब जो व्यवहार है उसका वो व्यवहार रहा है. ठीक है, मतलब उसके अगेंस्ट बहुत सारी कंप्लेंट्स है, फिर भी हमें ये मानना चाहिए कि उसका जो बिहेवियर है दूसरों के साथ में वो हमेशा एक अच्छा रहा है. ठीक है, सो हैज ऑलवेज बीन कर्टियस. एग्जाम्पल्स लेते हैं. द न्यू स्टूडेंट हैज ऑलवेज बीन पोलाइट टू ऑल द टीचर्स. जो नया स्टूडेंट है वो टीचर्स के साथ में हमेशा पोलाइट ही रहा है. माई सन हैज ऑलवेज बीन रेडी टू ट्राई आउट न्यू एडवेंचर स्पोर्ट्स. ओके, सो हैज बीन किस तरह से यूज हो रहा है वो मैंने आपको बताया. यहाँ पर क्योंकि हैज का यूज है या हैव का यूज है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज है और हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट टोन है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए. तो यहाँ पर जो वर्ब हम यूज करें दैट इज बी और उसका थर्ड फॉर्म है बीन. सो द न्यू स्टूडेंट हैज बीन, द माई सन हैज बीन, राइट. ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज. सो यू कैन मेक द note of it. Has always been courteous, has always been polite, has always been ready. Okay. Whom did you intend to offer the job to besides the two young boys? See here, the sentence requires no correction. It requires no correction. The preposition to just before the comma tells us that the objective interrogative pronoun is correct in this sentence. Right? That is correct over here. That means whom is correct. So no change is required. Again, I just make two sentences with whom when we use whom and to whom. Wait for a moment. And yeah, you just note down whom, that is objective interrogative pronoun. Okay, and how do we use it? Pronoun के सेशन में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है. Go through the session once again if not clear. Whom did you want to show the new painting to? So whom and to. तुम ये जो नई पेंटिंग है वो किसको दिखाना चाहते हो? और to whom did you tell all my secrets? तुमने जो सारे मेरे सीक्रेट्स है वो किसको कहे? ठीक है, तो whom के साथ में जो to का यूज है वो यहाँ पर whom did you intend to, whom to, और यहाँ पर whom to और to whom, राइट. सो तीन एग्जाम्पल्स आपके पास यहाँ पर है whom के लिए. तो आप इनको अच्छे से एक बार रीड करके वापस थॉरो कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, राइट. whom did you intend to, whom did you want to whom did you tell. She always behaves as if she has not care at all about my feelings. ओके, यहाँ पे जो वर्ड है ऑलवेज इन दिस सेंटेंस, इट सजेस्ट दैट द एक्शन इज अ रेगुलर हैबिट, राइट. सो द टेंस ऑफ द वर्ब टू बी अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट. सो कोई भी चीज आपकी रेगुलर हैबिट होती है, आप डे टू डे बेसिस पे करते हो, या हैबिट होती है, एक्शन है, ट्रुथ है, तो वो सब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस वहां पे टेंस जो है वो यूज करते हो. ओके, सो यहाँ पर इफ शी हैज नॉट की जगह इफ एज इफ शी डजंट होना चाहिए, राइट. शी डजंट केयर एट ऑल अबाउट माई फीलिंग्स. So this one is correct, as if she doesn't. Okay. उसके बाद में
जो केयर है यहाँ पर एज द यूज ऑफ केयर एज द मेन वर्ब, इट सजेस्ट दैट द यूज ऑफ फॉर्म ऑफ डू एज द हेल्पिंग वर्ब, राइट। मतलब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब डू है वो यूज होनी चाहिए। अब यहाँ पर हैज की जगह जो है हमें डू हेल्पिंग वर्ब यूज करनी चाहिए, और जो शी है उसके साथ में, शी क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ में जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज होगी, इसलिए डू का जो सिंगुलर फॉर्म डज हम यूज करेंगे। सो एज इफ शी डजंट केयर एट ऑल अबाउट माई फीलिंग्स। सो केयर वर्ड जो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है वो आपको मालूम ही है, शी डजंट केयर, राइट। तो बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, टेंसेस में हमने ये चीज बहुत अच्छे से समझी है। सो एज इफ शी डजंट केयर एट ऑल अबाउट माई फीलिंग्स। ओके, इस तरह के एक दो सेंटेंस में आपको और भी बता दूं। सुनील ऑलवेज प्रिटेंड्स एज इफ ही डज नॉट नो एनीथिंग। सुनील हमेशा ऐसा नाटक करता रहता है या बताता है, प्रिटेंड करना मतलब जानबूझ करके नाटक करना इस तरह से। सो सुनील ऑलवेज प्रिटेंड्स एज इफ ही डजंट नो एनीथिंग, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं हो, राइट। एज इफ ही डजंट नो, ओके, ऑलवेज। तो जो ये पूरा सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट में है। पेरेंट्स यूजुअली, अब यूजुअली जो वर्ड है वो भी सिंपल प्रेजेंट को ही शो करता है। ऑलवेज, यूजुअली, डेली, ये सब जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। सो पेरेंट्स यूजुअली बिहेव, यहाँ पे पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर्ब जो हमने प्लूरल फॉर्म यूज किया। यहाँ पे सुनील सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर यूज करिए। सो पेरेंट्स यूजुअली बिहेव एज इफ दे, जैसे यहाँ पर ही था यहाँ पर दे आया क्योंकि पेरेंट्स प्लूरल है। दे डू नॉट, अगेन डजन की जगह डू नॉट, वंस अगेन फॉर द सेम रीजन, दे प्लूरल है और ये जो डू नॉट है वो दे के लिए यूज हो रहा है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब। सो दे डू नॉट रियलाइज देयर चिल्ड्रंस वॉन्ट्स। ओके, उनके बच्चे, जो पेरेंट्स जनरली ऐसा बिहेव करते हैं कि उनको इफ एज इफ दे डू नॉट रियलाइज, उनको रियलाइज नहीं करते कि उनके बच्चों को क्या चाहिए, ठीक है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा ये जो स्ट्रक्चर है, एज जहां पर हम ऑलवेज, यूजुअली ये सब वर्ड्स यूज करते हैं, तो सेंटेंस की फ्रेमिंग है वो सिंपल प्रेजेंट में होनी चाहिए, राइट। और ये दोनों तीनों एग्जांपल्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, the contesting candidates agreed to seek a common platform while canvassing for votes. See here the word common in this sentence, it's a clear indication that the word has to be shared. Or we can say whatever is common is usually shared among various people, right? So the best option over here is share. Okay. मतलब हो क्या रहा है, द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स एग्री टू सीक अ कॉमन प्लेटफॉर्म वाइल कैनवेसिंग फॉर वोट्स। कॉमन प्लेटफॉर्म है और उन्होंने एग्री किया है, इसका मतलब कुल मिलाकर के वो जो चीज है उसकी जो भी है वो उसकी शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो शेयरिंग यहाँ पे डायरेक्ट हमको शेयर दिया हुआ है, तो दैट इज द अप्रोप्रिएट वर्ड वी कैन यूज। आई जस्ट पुट अप टू मोर एग्जांपल्स फॉर बेटर। The new singer was ecstatic to share a common platform with सोनू निगम। तो कहना क्या चाह रही कि जो नया सिंगर है वो जब उसको सोनू निगम के साथ में गाने के लिए या एक स्टेज मिला होगा जहां पर वो सोनू निगम के साथ में गा रहा है, शेयरिंग अ कॉमन प्लेटफॉर्म मतलब सोनू निगम के साथ में उसको परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, तो ही वॉज लाइक वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। Okay, so the new singer was ecstatic to share a common platform with Sonu Nigam. All KBC players are on a high as they share a common stage with the great Amitabh Bachchan. Okay, आपको समझ आ गया होगा share a common stage और share a common platform, right? तो यहाँ पर हमने common platform की बात करी है, तो share is an appropriate word. Okay.